महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जितनी महंगाई बढ़ रही है आवाम पिसती चली जा रही है। हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते, मुझे लगता है शायद हर घंटे के बाद जो है ना हमें कीमतें जो है बदलती हुई नजर आती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हुकूमती लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि नहीं, तो है ही नहीं। हाँ ना, वो कहते हैं कि महंगाई चंद लोगों के लिए है। आप दिखा रहे हैं अच्छा, महंगाई चंद लोगों के लिए, ऐसा नहीं है जनाब। महंगाई अब हर तबके को मुतासर करती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक साल में घी, तेल, अंडे, चिकन और गोश्त के दाम 30% से ज़ायद बढ़ गए हैं। अगस्त की अगर मैं बात करूं तो अगस्त में महंगाई की सालाना शरह 8.4% की सतह पर बरकरार रही। शहरी इलाकों में महंगाई 8.3% रही, जबकि देही इलाकों की अगर मैं बात करूं तो 8.4% रिकॉर्ड की गई हैं। सब्जियां हो जाएं, फल हो जाएं, दालें, आटा, घी, यहाँ तक के कपड़े ख़रीदना भी अब आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। पहले हम कहते थे कि दाल रोटी खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो दाल रोटी या वो सब्ज़ी जो कि हम कहते हैं वो भी लग्जरी आइटम्स में शुमार हो रही है। वो भी अब हम कहते हैं कि एक वक्त की अगर मैनेज कर ले, एक घर में एक वक्त की अगर रोटी पक जाए ना, तो वो भी बड़ी बात समझी जाती है। इसी मामले पे तफसीलन हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर की सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ पर अवाम महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे नुमाइंदगान जो हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, अवाम की राय उन्होंने जानी, आपके सामने रखते हैं। पिछला माह महंगाई की सालाना शरह 4% रही। दालें, आटा और तो और सस्ती सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। इन सस्ती अशिया का आवाम के पास नेमुल बदल क्या है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। आटा, घी, दालें सब महंगा कर दिया। गरीब तो रोटी खा ही नहीं सकता है, एक टाइम खा रहा है, 2 टाइम नहीं खा रहा। ऐसी तब्दीली नहीं आनी चाहिए कि सब लोग तंग हो गए। 600 रुपये या 700 रुपये डेली बेसिस पे कमाने वाला मजदूर इसमें किस तरह खरीद सकता है? जो 200 रुपये किलो सब्जी है और 250-300 रुपये से 400 रुपये तक दालों के रेट है। आम आवाम के पास इसके अलावा और हो क्या सकता है? यही खाना होता है, सब्जी, दाल, रोटी वगैरह। तो माशाल्लाह हमारे खान साहब तो आगे कह रहे हैं हम मुतमिन अपनी कारकर्दगी से, तो मैं तो मुतमिन नहीं हूँ। और हालांकि हमने इनको वोट भी खुद ही दिया है, अब पछता रहे हैं। वो हमारी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उनका हर वादा झूठा साबित हो रहा है। मुझे पता है कि जिस तरह हम अपना घर चला रहे हैं, नफ्सियाती मरीज बने हुए हैं हम। एक वक्त की रूखी सूखी खाकर 2 वक्त की भूख काटने के बावजूद रोज बरोज नए कर्ज तले दबती फैसलाबाद की आवाम का हाल तो आपने जान लिया। अब रुख कर लेते हैं मुल्तान का और जानते हैं वहाँ की आवाम महंगाई से कितनी तंग है। सब्जियां और दालें रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा जिस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कोरोना वायरस में, वो है साबुन। साबुन से हाथ धोएं, साफ़ सुथरे रहें और कोरोना से बचें। लेकिन मुल्तान में यहाँ साबुन की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। साबुन की जो एक छोटा पैकेट था वो 30 रुपये का था, जो अब 60 रुपये से भी ऊपर इसकी कीमत पहुंच चुकी है। लेकिन जो मुल्तानी हैं उन्होंने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। जो मुल्तानी मट्टी है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है और मुल्तानी मट्टी की जो मांग है उसमें भी इजाफा हो गया है। साबुन की कीमतें तकरीबन डबल हो गई हैं, तो इस वजह से साबुन तो कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया है। तो मट्टी ही ख़रीद रहे हैं, मट्टी से इस्तेमाल करें, हाथ वगैरह धो रहे हैं, फिर जरासीम से भी पाक है और बहुत अच्छी है, कुदरती है। ये कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिस वजह से हम भी मुल्तानी मिट्टी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये सस्ती होती है, दूसरा ये कि जल्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप भी, मैं भी आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी इस्तेमाल करें इसका। काफ़ी माल हमारे पास पड़ा हुआ है, साबुन सेल नहीं हो रहा, उसकी वजह से मट्टी लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं और मट्टी बहुत चल रही है हमारे पास। मैंने तो 2 पैकेट मट्टी के खरीद कर पैसे बचा लिए हैं। अब देखते हैं कि मुल्तानी मट्टी कितनी कारआमद है। अब चलते हैं पेशावर और जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। रेडीमेड गारमेंट में 12% इजाफा हुआ तो पेशावर के अवाम ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। एक चीज़ मतलब 1800 में मिलता है, इधर 2-3 चीज़ें आपको 1800 में मिलता है। और चीज़ एक क्वालिटी है, मतलब वो भी साल गुजारता है और ये भी साल से ज़्यादा गुजारता है। ये गरीबों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ अच्छा माल मिलता है और सस्ते रेट पे मिलता है।
बच्चों के लिए पेंट शर्टें लिए, काफ़ी फ़र्क मिल रहा है जी। दूसरे रेडीमेड लें तो वो बहुत महंगे आजकल हो गए हैं, जैसे महंगाई बहुत चढ़ गई है, तो इधर लोगों के लिए गुजारा हो जाता है। शहरियों के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट से लंडे का माल सस्ता और बेहतरीन होता है। यही वजह है कि वो यहाँ का रुख करते हैं। तो जनाब, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और ये सिर्फ चंद शहर, लेकिन पूरे मुल्क में हर कोई एक ही सवाल करता नजर आ रहा है कि जनाब हुकूमती दावे हैं, बातें हैं, लेकिन महंगाई जिसकी वजह से घर का चूल्हा चलता है जनाब, वो महंगाई कब ख़त्म होगी, कब इंसान ये कहने पे राज़ी हो जाएगा कि जनाब दाल भी हम आसानी से खा रहे हैं, गोश्त चिकन तो आप छोड़ दें और सब्ज़ी जो है वो भी पहुँच में है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास साहब ने। बड़े माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं ज़फ़र भाई, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम यहाँ पर जब जिक्र करते हैं ना चिकन का, गोश्त का, चावल का, तो अब हम ये भी जिक्र करने पे मजबूर हो गए हैं कि जनाब सब्ज़ी हो या दालें हों, सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल पूरे साल के दौरान खूब महंगा होता है, एंड पे आके थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, आवाम को कुछ तसल्ली हो जाती है। आवाम के साथ हो क्या रहा है? मुझे तो लग रहा है, जैसे हमने अभी रिपोर्ट्स में भी दिखाया है, हमारी आवाम मेंटली डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई है। देखिए बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स ने आज तक कितनी बार अपना किराया कम किया है। अगर पेट्रोल के ऊपर 2 रुपये भी बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टर जो है वो 5 रुपये बढ़ाता है। पेट्रोल पे अगर 2.5 रुपये बढ़ जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर 10 रुपये बढ़ाता है। तो बात ये है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी माफियाज हैं, ये आवाम के ऊपर कब रहम कर रही हैं। पेट्रोल अगर 10 दफ़ा भी कम होता है तो क्या ज़िंदगी में इन्होंने कभी अपना पैसा कम किया है? एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करता था, वो अपने दफ्तर जाता था 70-80 रुपये का पेट्रोल या 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के, आज वही शख्स 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है। अगर आप कह रहे हैं महंगाई 12% या 18% हो गई, 20% हो गई इस साल, तो मुझे बताएं, तो इसकी तनख्वाह बढ़ी है 5%, 10%, 20% नहीं भाई, लोगों की तनख्वाह तो इस कोविड के आने के बाद 50% कम हुई है। और उसके बाद जो बेरोज़गारी बढ़ी है, वो तो आप देखें, जो लोग कंपनियों से निकाले गए हैं, जिनकी कंपनियां बंद हो गई हैं, जिनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं 6-6 महीने से, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। और मैं समझता हूँ इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, और जान ही रहे लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। और लोग किस तरफ जाएंगे? अच्छा, लोग अगर अपनी मोटरसाइकिल छोड़ देंगे और बसों में आ जाएंगे तो कौन सा उनको रिलीफ मिल रहा है? आप देखें तो जाके ट्रांसपोर्ट माफिया किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, दूध वाला किसी के कंट्रोल में नहीं है, गोश्त वाला किसी के कंट्रोल में नहीं है। रेट क्या खुलते हैं और बेचते वो किस रेट में, आप उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो इतने ज़्यादा मजबूत हैं। हम तो कराची जैसे बड़े शहर की बात कर रहे हैं इस वक्त कि राज है इनका, तमाम माफियाज का। दाल का रेट क्या खुल रहा है, मार्केट में किस रेट पे मिल रही है, कौन सी क्वालिटी मिल रही है, जी वो जो जानवर खाते हैं वो क्वालिटी मिल रही है, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इतनी महंगाई आवाम का तो बेड़ा गर्क हो गया। हम दस्तरखान पे दस्तरखान खोले जा रहे हैं। आपने दूध का जिक्र किया ना, अभी गुज़िश्ता रोज़ ही हमने बात की तो हमें जी ये इत्तला दी गई, नवेद सुना दी गई कि 20 रुपये महंगा होने जा रहा है, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और महंगा करेंगे। पूछने पे जब हमने पूछा कि भाई क्या मामलात हैं, तो उन्होंने कहा, जो डेयरी फार्मर्स के एसोसिएशन के सदर थे, कि जी देखिए पीछे से चारा महंगा आ रहा है और फला चीज़ महंगी हो रही है। एक तो ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट है ना, आज तक मुझे समझ में नहीं आया ये पीछे कहाँ से आ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, तो अगर तो वो कह ही रहे हैं, और उनका शायद ये कहना भी हक बजानिब है कि जी चारा दूसरे इंटीरियर से आता है, यहाँ तक लाने में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हम तनकीद तो करते हैं और हम नोहा भी पढ़ते हैं, हम दिल भी जलाते हैं कि जी ऐसा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से एक्शन लेने का टाइम आ गया है अब। कल जहन में बात आई थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है आप करते भी हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि कराची की कोई ऐसी ज़मीन होगी ना हमारे तूल अर्ज़ में, वहाँ पे जो जानवरों का चारा है उसको उगाना शुरू किया जाए। आज नहीं, अगले 5 साल में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ताकि कम से कम ये वाली जो माफिया की ये जो बात है ना कि क्योंकि चारा भी बाहर से आ रहा है इसलिए हम उसकी भी कॉस्ट लगा के आपको दूध 20 रुपये इजाफी देंगे। क्या कहते हैं? देखें, आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त कोविड नया नया आया और इसके रूल आए, जी दुकानें सारी बंद होगी, क्या आपको याद नहीं है कि एक एक दिन में टनों दूध यही दूध वाले बहा रहे थे? हर दूध वाला जो है वो बाल्टियों के बाल्टियां बहा रहा था। हम तो फलाई दारा खोल के बैठे हुए, हमें पता है, हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि जी 50 बाल्टियां हमसे ले लो, 25 बाल्टियां हमसे ले लो, 30 बाल्टियां हमसे ले लो, 100 बाल्टियां ले लो। इन दी एंड टनों दूध नालियों और गटरों में बहा दिया, लेकिन 1 रुपया भी रेट कम नहीं किया उन्होंने। कि अगर वो रेट कम कर देते कि भाई आपका इस्तेमाल 2 किलो का है, हम 2 किलो के पैसे में 4 किलो दूध दे रहे हैं, तो इसका मतलब माफियाज का इतना कंट्रोल है, उन्होंने कहा हम गटर में फेंक देंगे दूध।
हम नदी में बहा देंगे दूध, लेकिन हम आवाम को सस्ता नहीं देंगे। बात ये नहीं है चारा वारा, बात ये है कि भाई रियासत है ना, किसी का कंट्रोल होना चाहिए। रेट लिस्ट निकलती है कमिश्नर ऑफिस से, उसको फॉलो किया जाता है। तो आज तक कभी आपने देखा कि दूध माफिया, गोश्त माफिया या जितनी भी ये बाजारों में यूनियन हैं कभी किसी के कंट्रोल में चली हैं? आपने किसको दबा लिया? आप बता दें उसका नाम, या किसने आवाम के लिए बात सुन ली? आप चारा नहीं, आप चारा इनको फ्री में दे दें। ये जब इतनी बड़ी जिंदा मिसाल मौजूद है, इन्होंने मनो टनो दूध रोज आना गटर में बहाया, उसकी वीडियोस आई कि बाल्टियों की बाल्टियां बहा रहे हैं दूध, तो भाई उस वक्त कम कर देते ना, उसको भी कम नहीं किया। इसका मतलब कंट्रोल का लेवल इतना ज्यादा है माफियाज के, वो कह रहे हैं हम अपनी चीज को कूड़े में फेंक देंगे, अपने मुनाफे को नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन जफ़र भाई, ये जिन माफियाज की हम बात करें ना, अब ये माफिया इस कदर पंजे गाड़ चुका है कि हर क्लास इससे मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम आज बात कर लें कि दाल रोटी या सब्ज़ी पकाना, तो वो भी हम कहते हैं कि एक नेमत है। घर में अगर एक वक्त दाल भी पक जाना तो हम कहते हैं कि उसी को ही 3 टाइम चला लो, रात को भी खा लो, अगले दिन सुबह के वक्त ताज़ी रोटी बना के उसी दाल को इस्तेमाल कर लो। हर एक तबका हमारा अब महंगाई से मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप तो इन चीज़ों को बहुत करीब से मॉनिटर करते हैं। ऐसा ही है ना कि पहले वो लोग जिस घर में 5-6 लोग रहते थे उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन अब जिस घर में 2-3 लोग रहते हैं उनके लिए भी पूरा महीना गुजारना बहुत मुश्किल होता है। देखें, हर तबका मुतासिर नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो अमीर तबका है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिसकी तनख्वाहें या जो कारोबार से कमा रहे हैं 10-10 लाख, 5-5 लाख, 20-20 लाख रुपए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पेट उनका भी उतना ही बड़ा है जितना एक मिडिल क्लास और गरीब का पेट है। फ़र्क पड़ रहा है मिडिल क्लास को। तनख्वाहें उतनी ही नहीं, अखराजात डबल से ज़्यादा होते जा रहे हैं हर साल। आप देखें ना, आप गरीब आदमी तब जैसे तैसे गुजारा कर लेता था, मिडिल क्लास आदमी जो था उसका बेड़ा गर्क हो गया। अभी मैंने एक इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट किया, सीए का इंस्टीट्यूट है ARTT, उन्होंने बोला जी हम हर सेमेस्टर में आपको 10 एडमिशन फ्री में देंगे। हमने लिख दिया। यकीन करें 3000 फैमिलीज़ ने रब्ता किया है कि नहीं यार हम हर सेमेस्टर के 30,000 रुपये नहीं दे सकते, इसलिए हमने अपने बच्चे को, अरमान था सीए कराएं, अप्लाई नहीं कराया। 30,000 रुपये मिडिल क्लास बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा। अभी मैंने करीमाबाद पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट और खोला है। हम अगर 30-30, 40-40 रेस्टोरेंट एक शहर में खोल रहे हैं तो ये कोई अच्छा साइन है? हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो तुम भूखे ना मर जाओ, तो इसलिए खाना लेकर आ रहे हैं। तो बात यह कि लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं और सब मुतासिर नहीं हुए। पैसे वाला, हुक्मरान, बिजनेसमैन, ये मुतासिर, इनको इतना बड़ा फर्क थोड़ी पड़ेगा। टूट तो वो गया बेचारा जो एक आदमी नौकरी करता था, बेटियों की भी फीस दे रहा था, बेटे की भी फीस दे रहा था, घर का भी किराया दे रहा था, माँ बाप की भी दवाई लेकर आ रहा था, दीगर मामला थे, वो मर गया। 30,000 रुपये में कोई हुक्मरान महीना गुजार के दिखा दे। आप 50,000 में गुजार के दिखा दें सर। तो बात यह कि लोगों को तो किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, बात ये डिफरेंस इतना ज़्यादा है हुक्मरानों और आवाम के बीच में कि एक हुक्मरान को क्या मालूम किराए का घर क्या होता है, बगैर बिजली के घर टाइम गुजारना क्या होता है। भाई मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यकीन करें मेरे पास 10 दिन पानी आता है महीने में, तो बाकी 10 दिन खरीदूंगा ना। और किसके घर में कौन नल का पानी पी सकता है? भाई आप गिलास में निकाले, बाथरूम की बदबू आ रही होती है उसके अंदर, तो वो भी तो आपको खरीदना है। पीने का पानी है तो 6-8 हज़ार रुपए तो महीने के वो जा रहे हैं। लोगों का हाल अच्छा नहीं है। लोग अपने बच्चों की फीसों के लिए इदारों के बाहर, फलाई इदारों के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि भाई अब 4 महीने की फीस चढ़ गई है 3 बच्चों की, अब 6 महीने की चढ़ गई है, अब स्कूल ने निकाल दिया है, दूसरा स्कूल एडमिशन के पैसे मांग रहा है, यूनिफॉर्म के पैसे मांग रहा है, किताबों के पैसे मांग रहा है। लोगों का हाल अच्छा है ही नहीं। कोई लगाए ना हुक्मरान अवामी अदालत और बोले आओ बताओ अपने हालात, तो लोग कपड़े फाड़ के आके खड़े हो जाएंगे कि हम तो इज्जतदार लोग थे, हम तो सफ़ेद पोश थे, सही है हमारी जायदादें नहीं थी, हम चौधरी नहीं थे, हम वडेरे नहीं थे, लेकिन हम इज्जत की रोटी खा रहे थे। मैंने तो बार बार टीवी चैनल में बोला, मुझे बताए कि रमज़ानों में आपने कहाँ देखा वो मंजर के लोग एक दूसरे के घरों में अफ्तारी लेकर जा रहे हो? ख़त्म। आपने कहाँ देखा फ्लैटों में, बिल्डिंगों के बाहर बकरीद पे लोग जानवरों में कैंप अलग अलग लगाए हो कि भाई मेरी गाय भी बांध लो, रात में सुबह रखवाली कर लो? कहाँ गए वो सारे मनाजिर? भाई लोगों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और जब भी हुक्काम बाला से पूछा जाए तो वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते हैं। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी चल के हम आने ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मामलात हैं उस तबके के जो इस मुल्क की मईशत चलाता है, मिडिल क्लास पे जो सबसे ज़्यादा सैलरीड क्लास तबका है, टैक्स भी देता है, उस पर टैक्स के बोझ भी बढ़ते हैं और फिर उसको हर तरफ से मार पड़ती है। अब तो माफिया भी आ गए उसको मार जो है खिलाने के लिए। तो क्या इसका सद्देवाब होगा अल्लाह ही जानता है। हम ये जानते हैं कि अभी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। शो में जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो महक हमेशा आपको कहती हुई नजर आती हैं ये इनका फेवरेट टॉपिक है, ये इनका फेवरेट। इनको बहुत लगाव है खेल से, क्रिकेट से, लेकिन सिर्फ मुझे क्रिकेट से नहीं है, फुटबॉल से भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इट्स द मैनली गेम। और अब हम आपको शो में मिलवाएंगे एक ऐसे फुटबॉल कोच से जो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के लिए मुंतखब हुए हैं। जो तस्वीर जिन भाई साहब की आप देख रहे हैं, इनका नाम है फैज़ान समीर। बहुत बड़ा एजाज़ है, यूएफा की टीम के लिए नामजद होने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं फैज़ान समीर। यूएफा के सर्टिफिकेट इन फुटबॉल मैनेजमेंट के लिए मुंतखब हुए हैं। और इतनी अच्छी बात यह है कि हर साल दुनिया भर से वाला कितने लोगों को मुंतखब किया जाता है? कुछ चंद लोग, 35 लोगों को मुंतखब किया जाता है, और इन्हीं 35 में से एक हैं हमारे पाकिस्तानी फैज़ान। फख्र की बात है। और तो हम उनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब बात का आगाज़ करते हैं। फैज़ान, बेहद शुक्रिया गुड मॉर्निंग वक्त देने के लिए। और ये हम जब बात करते हैं ना कि पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र इसलिए बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा होता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि यूएफा के लिए मुंतखब होना, क्या वहाँ कोचिंग की तरबियत आप लेंगे? ये कितना मुश्किल मरहला था? सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? क्योंकि जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं ना टेलीविज़न स्क्रीन पर, यकीनन आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, आप उनके लिए एक मिसाल हैं। तो प्लीज़ ज़रा इस सफ़र को एक्सप्लेन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो सफ़र का आगाज़ था वो काफ़ी टफ था, बिकॉज CFM यूएफा इज़ लाइक हार्वर्ड ऑफ फुटबॉल मैनेजमेंट। तो यूएफा में सेलेक्ट होना किसी एक कोर्स के लिए इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, स्पेशली फॉर अ पाकिस्तानी, बिकॉज यहाँ पे उस तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं हैं। कोचिंग कोर्सेज़ अवेलेबल फिर भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन जो मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं उसकी नॉलेज यहाँ पे नहीं दी जाती। और जो हम देखते हैं, जो हम सीखते हैं, वो मोस्टली टीवी से ही हो रहा होता है, और वो भी मोस्टली यूएफा के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसी से हो रहा होता है। तो आई अप्लाइड फॉर द कोर्स तकरीबन पिछले साल, और हर साल 35 लोग उसमें से सिलेक्ट होते हैं, जिसमें से मोस्टली यूरोपियन लोग होते हैं। और उसमें भी जो नेशनल एसोसिएशंस और जो फेडरेशंस होती हैं फ़ुटबॉल की, उसके अंदर जो डायरेक्टर लेवल के जो लोग होते हैं वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, और उनकी प्रोफाइल्स के ऊपर, और वो किस टीम को मैनेज कर रहे हैं, वो किस स्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे हैं, मोस्टली उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग की जाती है। यानी कि जो देखने वाले हैं हम उनको ये बताएं कि जी 2 तरह की के जो है ना ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। एक तो स्किल डेवलपमेंट के, फैज़ान प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन एक तो स्किल डेवलपमेंट वाली होती है, और आप जो बता रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट साइड वाली होती है, तो इस पर थोड़ा सा और अगर आप एलोबरेट कर सके तो। जी फॉर श्योर सर। तो बेसिकली कोचिंग इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें प्लेयर्स मैनेजमेंट है, क्लब मैनेजमेंट है, कंपटीशन मैनेजमेंट है, लीग्स हैं, आपकी यूथ डेवलपमेंट है, आपकी विमेन टीम्स हैं, और उसके अलावा वो जो रोड मैप है कि एक सीज़न के अंदर किस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, किस तरह की टीम को कौन से कॉम्पिटिशन्स खेलने चाहिए। तो देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कम्स अंडर द फुटबॉल अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग। तो यूएफा का जो CFM कोर्स है वो बेसिकली ये चीज़ सिखाता है और ये स्किल देता है, जिसमें आप यूएफा के हेडक्वार्टर जाके ये चीज़ सीखते हैं कि कोचिंग के अलावा ये तमाम तर चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है। कोचिंग कोर्सेज हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, वो आपको नॉर्मली मिल भी जाते हैं, लेकिन जो CFM का कोर्स है, जो फुटबॉल मैनेजमेंट का कोर्स है, जिसके अंदर ये कोचिंग वाली चीज़ें, बिकॉज कोचेज ऑल्सो नीड अ गाइडलाइन के किस टीम को ट्रेन करना है, कैसे ट्रेन करना है, सीज़न में कितनी दफ़ा ट्रेन करना है। तो ये जो 2 तरह के कोर्सेज हैं, इसमें एक कोचिंग कोर्सेज हैं जो कि नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, बट दिस इज़ अ फुटबॉल मैनेजमेंट कोर्स विच इज़ यूजुअली डन बाय द पीपल हु आर एक्चुअली हेडिंग और सुपरवाइजिंग द होल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि जैसे कि लोग देख भी रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा ना इसमें इंटरेस्ट भी वो लेंगे, तो अगर कोई करना चाहिए तो व्हाट्स द पाथवे टू इट? सर बेसिकली आप अप्लाई करते हैं यूएफा की वेबसाइट पे जाके, यूएफा आपको फिर आपकी प्रोफाइल की बेस के ऊपर आपको सिलेक्ट करता है, जिसमें आपकी एक इंटरव्यू कॉल आती है। वो इंटरव्यू लेने के लिए यूएफा के अंदर जो उनके HR बिजनेस पार्टनर हैं वो बैठते हैं, और जो अकेडमी के डायरेक्टर हैं वो बैठते हैं, और फिर उस इंटरव्यू की बेस पे आपको बताया जाता है कि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बट मोस्टली केसेस में होता ये है कि हमारे रीजन से बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। अभी तक बांग्लादेश और इंडिया में एक ऐसा बंदा है जिसने ये कोर्स किया हुआ है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, और मैं पहला बंदा हूँ जिसको इस कोर्स के लिए सिलेक्ट किया गया।
ठीक। अच्छा फैज़ान, ये भी बताएं कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को पसंद करने वाले भी मौजूद है, माशाल्लाह टैलेंट भी इस हवाले से मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी टीम फिर भी बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती। क्या वजह है आपकी नज़र में, इसका क्या रीज़न है? जी मेरी नज़र में इसका बड़ा क्लियर रीज़न है। अगर आपकी टीम को प्रॉपर स्ट्रक्चर सीज़न गाइडलाइंस दी जाएं तो वो क्यों नहीं करेंगे बैनुल अक़वामी लेवल पे, बल्कि अच्छे स्टैंडर्ड अच्छे यूरोपियन लेवल पे भी अच्छे कम्पीट कर सकते हैं। हमारा सिर्फ फुटबॉल का जो मसला है वो प्लेयर्स का या टीम का नहीं है। हमारा जो फुटबॉल का मसला है वो ऊपर मैनेजमेंट का मसला है। जो पावर स्ट्रगल एक चल रही है, 2015 से हमारा फुटबॉल बंद हुआ पड़ा हुआ है, और जितने भी लोग फुटबॉल, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये काम कर रहे होते हैं, जितना टैलेंट फुटबॉल में अब पाकिस्तान के पास है इतना पहले कभी भी नहीं था। हम जब छोटे होते थे तो हम घर से बाहर निकलते थे। इवन दो आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉल कोच, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट हम जब पहले बच्चे छोटे होते थे और घर से निकलते थे तो क्रिकेट खेलते थे। और इसी तरह से आप लोग भी, या मेरे साथ के जितने भी लोग हैं मेरी जनरेशन के, हम लोग जब घर से पहले निकलते थे तो हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। अब एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, जिसको नोटिस करने की ज़रूरत है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, कि बेसिकली अब बच्चे फुटबॉल पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। जिस एज में पहले वो क्रिकेट खेलना शुरू करते थे, अब उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दी है। बच्चों को मेसी का पता है, बच्चों को नेमार का पता है, उनको तमाम बड़े प्लेयर्स का पता है, उनको पता है कि जूते कौन से पहनने हैं, उनको पता है कि जर्सीज किसकी पहननी है। तो हमारा मसला प्लेयर्स का नहीं है, हमारा मसला टीम का नहीं है, हमारा मसला उस पावर स्ट्रगल का है जो ऊपर पिछले 5 सालों से चलती आ रही है, और ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, एंड देयर इज़ नो सुपरवाइजिंग पावर और सुपरवाइजिंग फोर्स जो बेसिकली पैशनेट और ऑनेस्ट हो गेम के साथ। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो टैलेंट है वो दुनिया के मुकाबले का है, बस ये है कि मैनेजमेंट जो है वो हमारी अच्छी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा हूँ। और अगर गिवन द राइट ट्रेनिंग एंड गिवन द राइट एनवायरनमेंट, आपके प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बैनुल अक़वामी सतह पे जाके कम्पीट कर सकते हैं। इवन नाउ आपके पाकिस्तानी डेसेंट के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं जो कि मलेशियन लीग्स में खेल रहे हैं, डेनमार्क की लीग्स में खेल रहे हैं। ओवरऑल दुनिया की काफ़ी सारी लीग्स में ऑलरेडी वो प्लेयर्स खेल रहे हैं, बट दे वर लकी इनफ जस्ट बिकॉज दे वर बॉर्न देयर और दे मूव्ड ऑन द राइट टाइम। बाकियों के पास अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इस वजह से वो बस इधर फंसे हुए हैं। लेकिन ये लोग कम्पीट कर सकते हैं गिवन द राइट ट्रेनिंग, गिवन द राइट एनवायरनमेंट, गिवन द राइट एटमॉस्फेयर। तो आपने बात की ना, तो मुझे उससे याद आ गया ज़ीश रहमान, जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग भी जिन्होंने खेली हुई है। अच्छा ये बताएं कि आप नियॉन जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले तो, और इसके अलावा ये भी बताएं कि वंस यू आर डन विथ योर ट्रेनिंग कोर्स, आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर मैं तो बहुत ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ, क्योंकि यूएफा के हेडक्वार्टर्स में जाके बैठना और वहाँ पे लर्न करना इज़ अ ह्यूज थिंग। हमने हमेशा टीवी पे ही देखा है, और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि अगर जब मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं वहाँ पे अपनी तालीम पूरी करता हूँ, और इससे मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आई थिंक दीज वर अ फ्यू थिंग्स जिसमें मैं वर्ल्ड कप, इट्स इक्वल टू कि मैंने वर्ल्ड कप जाके देख लिया हो, तो मैं अगर यूएफा जाके सीख रहा हूँ कुछ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो आपने पूछी सर, हाँ, आई कैन रिपीट दैट। दूसरी बात ये कि वंस यू आर डन विथ योर ट्रेनिंग, आप को लगता है कि पाकिस्तान में आके आप हमारे बच्चों को वो ट्रेनिंग देंगे? क्योंकि मेरा ये सवाल उस चीज़ से जुड़ा है। अगेन, आप ट्रेनिंग आके देंगे, वो बच्चे सीखेंगे, उनके लिए आगे फिर डोर्स क्लोज्ड हैं व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट, और हर कोई बाहर जाके खेल भी नहीं सकता। तो इस हवाले से अगर कुछ बताएं। सर मेरा जो मकसद था वो कोर्स करने का, वो एग्जैक्टली यही था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिस तरह का मेरा पैशन है इस गेम के लिए, मैं इसमें पैसे बनाने के लिए नहीं आया हुआ, और ना ही मुझे उस तरह की कोई ख़ास ज़रूरत है कि मैं फ़ुटबॉल से पैसे जमा करूं या फ़ुटबॉल से पैसे कमाऊं। मैं इस पे इतना ख़र्चा करने के बाद ख़ुद जा रहा हूं ताकि मैं सीख के वापस पाकिस्तान आऊं, और मेरा एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी फ़ुटबॉल को ठीक कर सकें इंशाल्लाह। बच्चों की आपने बात की, वो एक बिल्कुल एक अच्छा फैक्टर है जिसमें जो यूथ डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, लेकिन मेरा फोकस अभी जो इस टाइम पे है वो उस जनरेशन का है जो कि फ़ुटबॉल से पैसे कमा रही है इन टर्म्स ऑफ जो प्लेयर्स हैं।
जो कि डिपार्टमेंट्स में खेल रहे हैं और जिनके पास और कोई ज़रिया नहीं है पैसे कमाने का, लेकिन वो ज़ाया हो रहे हैं। एक पूरी जनरेशन हमने ज़ाया की पिछले 5 साल में, एंड वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ लूजिंग अनदर जनरेशन। जो भी अभी हमारे फेडरेशन के मामलात चल रहे हैं, जो भी हमारे सियासी मसले चल रहे हैं फेडरेशन के, उसके अंदर वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ लूजिंग अ वेरी टैलेंटेड जनरेशन, अ वेरी टैलेंटेड पूल ऑफ प्लेयर्स, जो कि इस लेवल के प्लेयर्स हैं कि अगर उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनको अच्छी जगह दी जाए, तो वो हर जगह जाके खेल सकते हैं। ठीक है फैज़ान, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब हमारा टैलेंट है, आलमी मयार का टैलेंट है, लेकिन मसला ये फैसल वही कि मैनेजमेंट थोड़ी सी ऐसी है कि जो टैलेंट हम थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसी। ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। अब बात करते हैं घर की रौनक की। वैसे तो सारे बच्चे घर की रौनक होते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना, उन्हें मुझे लगता है एक अलग ही मकाम हासिल होता है कि घर से बेटियां 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी इधर उधर हो जाए ना, कहीं ऊपर नीचे गई हुई हो, अब्बा घर में देखें बेटियां नहीं है तो कहते हैं घर की रौनक किधर गई हैं। तो बाप की जान होती हैं बेटियां, बाप की शान होती हैं। और जब बेटियां ऐसी हों कि फ़ख्र वाला काम करें ना, तो बाप सीना चौड़ा करके कह सकता है कि मैं 3 4 2 1 या बेटी का बाप हूँ। तो जनाब बेटियां फ़ख्र होती हैं। और आज हम आपको ऐसी एक फ़ख्र या कहानी नहीं, 2 नहीं, पूरी की पूरी 3 ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं कि कितना ही अच्छा लगता होगा कि इनके वालिद जिस जगह पे खुद काम कर रहे हैं, उनकी बेटियां भी अब वहीं काम कर रही हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही लायक बेटियों से जिन्होंने सख्त मेहनत के बाद ना सिर्फ अपने वालिद का वो सहारा बनी हैं, बल्कि अब तो वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम ये भी बता दें कि जिस कंपनी में इनके वालिद जो हैं बहुत अहम फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, वहाँ उनकी बेटियाँ अब अफसर बन के जनाब काम कर। और देखिए ये बाप के लिए कितनी फ़ख्र की बात है ना कि बाप हमेशा होता है ना, माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी का उन्होंने ख्वाब देखा और जब ये ख्वाब पूरा हो जाए तो क्या जज्बात होते हैं बाप के, ये भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ वो काबिल फ़ख्र बाप और वो बेटियां मौजूद हैं जिन्होंने अपने बाप का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और मौका दिया आपने हमें कि हम आपसे बात कर सकें, ये हमारे लिए एहसास की बात है। एक के बाद एक कामयाबी की कहानी जो है हम अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। इब्तिदा में मैं महमूना से बात करना चाहूँगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि उनकी कहानी, उनका ये सफ़र, उनकी ये लगन, वो कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या इसका पस मंज़र है। जी महमूना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महमूना, हमें बताइएगा कि आपकी कामयाबी का क्या पूरी कहानी है, क्या आपकी स्ट्रगल है, ज़रा हमें बताएं। मेरी कहानी ये है कि मुझे आईटी कंपनी में जॉब करने का बहुत शौक़ था, मैं कुछ बनना चाहती थी, इसलिए मैंने CS किया, BScs, और बहुत अच्छे से लगन से पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स लिए, CGPA अच्छा लिया, और इस फील्ड में मैंने थोड़ा काम सीखा और नेटसोल में अप्लाई किया और अब मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा, और इसके साथ ही महमूना के वालिद से हम बात करते हैं। मोहम्मद आलम साहब, अगर आप माइक जो है अपने फ़ादर को दे सकें। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसा महसूस करते हैं आप आलम भाई जब आप देखते हैं कि आपकी बेटी जो है वो उसी इदारे में काम कर रही है जहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद बेशुमार शुक्र है कि मेरी बेटी इस मुकाम तक पहुँची। और इसमें उसके बाद शुक्रिया अदा करूँगा नेटसोल के CEO साहिबान, खुसूसन सलीमुल्लाह गौरी साहब का, जिन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त दी और हमारे बच्चों को यहाँ पे हायर किया, मेरी बेटी को हायर किया, और जो है ना वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं अपने एम्प्लॉय को और खुसूसन नीचे वाले तबके को। और मुझे तकरीबन 13 साल हो गए नेटसोल में जॉब करते हुए। 2013 में किया था और मुझे जो ना नेटसोल में 8.5 साल हुए हैं। अच्छा। मैंने एम्प्लॉई यहाँ पे एज ए
सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा आलम भाई, जो आपने बात की ना वो जॉब कर रहा हूँ कि और निचला तबके वाली, तो ऐसी ये हमारे सिर्फ जहनों में है। यकीन माने कि ये सिर्फ जहनों में है कि कोई तबका ऊंचा या नीचा नहीं होता। इंसान का किरदार उसे ऊंचा और नीचा बनाता है। और जो आप जितने भी तीनों वालिद यहाँ बैठे हैं, ये आपका कैरेक्टर, आपकी तरबियत है कि आपने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी बेटियों को इतना बाख्तियार किया, और वो उन बेटियों का फिर कैरेक्टर है कि उन्होंने किस तरीके से आपका ख्वाब पूरा किया। इससे पहले कि हम बात करें जी अनीला से, उनके वालिद मोहम्मद नज़ीर साहब से बात कर लेते हैं। नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कैसा महसूस होता है जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अब आपकी बेटी भी उसी कंपनी में काम करती है, तो ये बताएं साथ लेके आते हैं बेटी को या फिर पहले आप आ जाते हैं शुरू में और उसके बाद बेटी साहबा आती हैं और फिर आप उनको सैल्यूट करते हैं जी रोज़ाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया, ये इज़्ज़त दी, और CEO नेटसोल तमाम स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और यहाँ तक हमें पहुँचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी इस मकाम पर BScs करने के बाद यहाँ पहुँची है, तो मैं बतौर सिक्योरिटी गार्ड ये बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ज़ात ने ये मकाम दिया और ये इज़्ज़त दी। रहा मसला बच्ची को लाने का, तो वो मैं ख़ुद ही बच्ची को ड्रॉप भी करता हूँ, ख़ुद ही लेकर भी जाता हूँ वापस। अच्छा। और ये बात नेटसोल हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा है माशाल्लाह। और मैं यही बात कहना चाह रही थी कि ये मेरिट की बात होती है ना, आपके अगर अंदर टैलेंट है, मेरिट है, तो कोई भी कंपनी जो है ना आपको हंस के लेती है, हंस के हायर करती है। अच्छा, अनीला के वालिद साहब से बात होगी। अनीला, अब ज़रा आप मुझे बताएं, जब भी किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि ये करना है, ये बनना है, शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके लिए पूरा सफ़र कैसा था और घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था? अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, किसकी सपोर्ट ज़्यादा हासिल थी? अस्सलाम वालेकुम। बस ये था कि जब शुरू में हम लोगों ने मैंने BScs ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा सा टफ़ लगता था कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़, तो फिर ये था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का भी शौक़ था। ऑब्वियसली सबका ख्वाब होता है किसी बड़ी फर्म में काम करें, तो शुरू में था थोड़ा मसला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर यूज़ टू होते गए। और फिर जब मैंने डिग्री क्लियर की तो उसके बाद इंटरव्यू दिया यहाँ पे और अल्लाह का शुक्र है सिलेक्ट हो गई। तो अभी यहाँ पे अच्छा माहौल है काफ़ी ज़्यादा और मैं सेटिस्फाइड हूँ। और चेहरे से भी लग रहा है माशाल्लाह, ये आपकी बातों से जो आवाज़ हमें जो खनक नज़र आ रही है उससे लग रहा है कि बड़ी माशाल्लाह। और इससे पहले कि हम जवेरिया से बात करें, मैं चाहूँगा कि मोहम्मद आरिफ साहब से हम बात करें। आरिफ साहब, ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले तो ये। दूसरा ये भी बताइएगा कि यकीनन ताल्लुक़ जो है वो आपका मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है, तो आपने किस तरह ये मैनेज किया? मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम एक अच्छी तस्वीर तो दिखा रहे हैं दुनिया को, लेकिन हम आपकी जो स्ट्रगल है, जो आपकी मेहनत है, एक बाप किस तरह अपना पेट काट के अपनी जमा पूंजी से अपनी औलाद को पढ़ाता है, मैं चाहूँगा कि आप दुनिया को ये बताएं कि क्या क्या वक्त देखा आपने, क्या क्या कठिन वो पल देखे आपने, और जब ये तमाम तर मेहनत कर ली और आज बेटी को यहाँ देख रहे हैं तो फिर कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैंने 2011 में नेटसोल में अप्लाई किया और उसके बाद बेटों को पहले ही पढ़ाई शुरू थी। जब नेटसोल में आया, नेटसोल में बहुत सपोर्ट की है और हर काम में CEO साहब ने बहुत हेल्प की है और शुक्रगुजार हैं हम। अभी हमारी बेटी जो पढ़ाई मुकम्मल करके नेटसोल में एम्प्लॉई लग गई है और बहुत शुक्रगुजार हैं कि बच्चों को अपनी पढ़ाई का सिला मिल गया और बाकी बच्चे जो हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ाई कर रहे हैं। कोशिश ये का इसलिए लाहौर सेटल हुए हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि बच्चे अब पढ़ जाएं और अपना मुस्तकबिल हासिल कर लें।
सही। मैं चाहूँगी मैं जवेरिया से भी बात कर सकूँ। जवेरिया, बाप की मेहनत और बाप एक मुश्किल जब काम कर रहे होते हैं ना, हमारे वालिदैन, हमारी अम्मा या अब्बा, कोई भी अगर घर में कोई भी काम कर रहा है ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने माँ बाप की मेहनत को रायगा नहीं करना। उन्होंने जो हम पे इन्वेस्ट किया है, हमने इन रिटर्न उन्हें ज़्यादा देना है। तो ये जो सोच है ये आपको घर के माहौल से मिलती है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रा बताएं, बचपन से एक बेटी जो होती है ना, उसका ख्वाब होता है कि वो माँ बाप का बाजू बने, सहारा बने। वो बताए कि वो बेटों से कम नहीं है, वो बल्कि 10 बेटों के बराबर है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। उसके बाद अपने पेरेंट्स का जिनकी वजह से मैं इधर हूँ, फिर इस कंपनी का जिसने मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए फ़ख्र बनूँ, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे मैं वो पूरी करूँ। और शुरू से मैं ये सोचती थी कि मैं पढ़ लिख के मेहनत करके अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बनूँगी, उनको हमेशा फ़ख्र महसूस करवाऊँगी कि उन्होंने जो मुझ पे इन्वेस्ट किया है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका मैं उनको ज़रूर दूंगी। और हमेशा से ये मैं सोचती आई हूँ और अब मुझे ये मिला है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जो मुझे ये अच्छी पोजीशन मिली है। तो उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही सपोर्ट किया है। तो अच्छा, इससे पहले कि हम CEO सलीम वाली साहब से भी बात करें, मुझे ये पोजीशन लेके जी उनसे भी बात करें, मैं चाहूँगा कि आप पे हम इस वक्त फोकस करें। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गई जवेरिया, और वो ज़रा मंज़र हमें बयान करें। आपने किस तरह आप घर गई, अपने घर में जाने के बाद आपने बताया अपने वालिदैन को, अपने अब्बू को, और उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? जी बिल्कुल, पापा तो मेरे साथ ही थे जब मुझे ये पोजीशन दी गई। उनको मैंने उसी टाइम उनको पता चल गया। जब हम घर में गए, घर में सबको बताया, सबसे ज़्यादा मम्मा खुश हुई, बहन भाई खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश थे उनको कि हमारी बेटी को अच्छी पोस्ट मिली है। तो सब उस टाइम तो सबका बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था उस टाइम घर में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि घर वाले अब एक्सेप्ट करना शुरू कर गए हैं कि जनाब बेटियां भी बाहर निकल के अच्छे तरीके से कमा सकती हैं, माँ बाप का सहारा बन सकती हैं। मैमूना, आप मुझे बताएं कि जब बेटी कहती है ना कि मैंने जॉब करनी है, ये काम करना है, तो स्पेशली अम्मी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो प्लीज़ ज़रा अपनी अम्मी के कॉमेंट्स भी बताएँ, फिर हम CEO साहब से भी बात करते हैं। जी, मेरी अम्मी मेरी शुरू से बहुत सपोर्टिव रही हैं। उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा कि जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने मुझे शुरू से पढ़ाई में भी सपोर्ट किया है और जॉब के मामले में भी वो कहती थी कि जो बनना चाहती हो, जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राइट। तो हम आप लोगों से भी मज़ीद बात करेंगे क्योंकि अब शामिल गुफ्तगू करने का वक्त हुआ चाहता है कंपनी के CEO सलीम गौरी साहब को। सलीम साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, हमें बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह, जब ये चीज़ आप लोगों के सामने आई, किस तरह आप लोगों ने इस पर रिएक्ट किया? और एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि जी हमारे एम्प्लॉय की अपनी बेटी है, तो क्या उस तरह की कोई चीज़ थी या टोटल मेरिट पे थी? ये ज़रा बताएं। वालेकुम सलाम। एक तो जो आज आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ये 6 साल पहले हमने पौधा लगाया था। एक रियलाइजेशन हुई हमें कि हमारे जो सीनियर स्टाफ है जिनके फाइनेंशियल पैकेजेस बड़े हैं, वो तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और उनकी एबिलिटी अपने बच्चों को बढ़ाना और फिर उनकी ज़िंदगी को चेंज करना। ये जो हमारा एक स्टाफ का एक कैडरे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, हम सपोर्ट स्टाफ कहते हैं, ये वो थे जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। अगर ख्वाहिश भी थी तो फाइनेंशियली उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। तो 6 साल पहले फिर हमने एक बनाया नेटसोल एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम कि जितने भी हमारा सपोर्ट स्टाफ है उनके बच्चे फ्रॉम क्लास 1 अंटिल PhD, हमारी जिम्मेदारी, हम उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। अब आप देखिए कि इसमें सिर्फ कंपनी को क्रेडिट नहीं जाता। 6 साल में अब आप देख रहे हैं हमारा जो रिजल्ट निकल रहा है, अब ये 3 बच्चे देखिए, इसके अलावा भी बच्चे और हैं जो हम ग्रेजुएट निकलते देखेंगे। मेरा ख्याल है कि इनमें इनके पेरेंट का और बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। कामयाबी इनकी है, हमारी तो खैर हमें तो फल मिल रहा है इनकी कामयाबी का, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इनके माँ बाप की है जिन्होंने इनको मौका दिया, इनको माहौल घर कर दिया जहाँ पर ये बच्चे पढ़ सके। फिर मेरी शाबाश इन बच्चियों का है कि जिन्होंने इस मौके को पकड़ा और अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। आज माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इन बच्चों का कि ये आए और बिल्कुल ये मेरिट पे हैं। देखिए ना, जब हमने इनसे वादा किया था कि आप पढ़ें तो फिर हमने जॉब भी कहा था हम आपको जॉब देंगे,
ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इन्हें जॉब दें। इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई बायस नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि इनको पढ़ाएं भी और इनको फिर आगे लेके आएं। तो माशाल्लाह ये बच्चे अब आ गए हैं और ये तीनों मेरिट पे, यकीन कीजिए तीनों ही बहुत ज़हीन बच्चियां हैं एंड माशाल्लाह दे आर इन द राइट प्लेस। और अभी तो इनका देखे ना फ्यूचर शुरू हुआ है, ये इनके पहले दिन है। अगले कुछ सालों में हम इनको देखेंगे, ये बिल्कुल बच्चे डिफरेंट लेवल पे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सलीम साहब, माशाल्लाह हमने जब बात भी की यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी बेटियों से, तो वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि जी हमारे जो सीईओ साहब हैं बड़े अच्छे हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं। और ये एक बड़ी खासियत होती है किसी भी कंपनी के सीईओ के हवाले से कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, ना सिर्फ ख्याल बल्कि बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उस तरीके से सपोर्ट भी करें। हमने देखा कि कोविड के माहौल में बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला, उनकी जो सैलरी से उनको कम किया, तनख्वाहें कम की, कईयों ने तो तनख्वाहें दी भी नहीं और काम करवाते रहे। लेकिन इस माहौल में भी आपने अपने स्टाफ को जोड़े रखा और उन्हें उसी तरीके से सपोर्ट किया। देखिए मेरा ख्याल है कि ये हमारी जिम्मेदारी थी। चेंजेस आती है सोसाइटी में, वायरसेस आएंगी, पेंडेमिक्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, लेकिन एक कंपनी की जो जिम्मेदारी वो सिर्फ अच्छे दिन के लिए नहीं होती। कंपनी वही है जो हर मौके पे हर हालात के मुताबिक अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके चले। और कोई तरीका नहीं सोसाइटी को बिल्ड करने का। तो हमने टोटली पिछले 2.25 साल में मेक श्योर किया कि पूरी टीम को मेंटेन किया जाए, उनकी केयर की जाए। और सबसे पहले एजुकेशन में कोई हमने कट नहीं किया, मेक श्योर कि सब बच्चों की फीस जाए। अच्छा एक बताऊँ आपको बात, सारे बच्चे लाहौर में नहीं पढ़ रहे, लोग हमारे पास यहाँ जॉब करते हैं लेकिन इनके बच्चे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। कोई बच्चा वलिस्तान में पढ़ रहा है, कोई सक्कर में पढ़ रहा है, कोई हैदराबाद पढ़ रहा है। सबकी फीस यहाँ से टाइम पे स्कूल में पहुँच जाती है, उनके यूनिफॉर्म पहुँच जाते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा यहाँ से पहुँच जाता है। आई थिंक दैट वाज की टू मेक श्योर कि हालात कैसे भी हो बच्चों की तालीम सफ़र ना करें। सही। अच्छा सलीम साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऐसी देखी है कि जब होता है ना कि आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मौके फ़राहम करती है कि बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और हर ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो आपकी तनख्वाह में से कुछ कटौती भी होती है कि ये आपकी तनख्वाह में से इस तरह के पैसे जाएंगे। हाँ। ये प्लीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, ऐसा नहीं है, ये तनख्वाह के अलावा सहूलियत दी जाती हैं। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है और ये बहुत मामूली रकम है, यकीन कीजिए कोई बड़ी हमने कुछ नहीं किया। आई होप वी कैन डू मोर। जैसे 400 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। और अच्छा एक और बात भी, हमने 400 बच्चों में हर बच्चा ग्रेजुएट नहीं करेगा, दैट्स फाइन। कुछ बच्चे मैट्रिक करके निकल जाएंगे, कुछ FSC करके निकल जाएंगे, कुछ मास्टर्स भी तक जाएंगे। तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई बच्चों में कि आपने कहाँ तक पढ़ना है। हमने ये वादा किया कि हम सपोर्ट करेंगे। तो एक तो कोई कटौती नहीं है, बहुत मामूली रकम है हमारे लिए। हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वी कैन अफोर्ड इट। सो मेरे ख्याल के कटौती का कंसेप्ट हमारे पास आया है। ये कंप्लीट पैकेज है जो इनकी तालीम के साथ, जो बच्चा इवन PhD करना चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला हम उनके पीछे खड़े हैं और उनको PhD तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, और ये एक सबक है तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, NGOs के लिए। थैंक यू सो मच सलीम साहब। आखिर में एक बार फिर हम अपनी उन तीनों सिस्टर वंडर्स की तरफ, हर बेटियां काम की, क्योंकि बात यह है कि अगर बेटा पढ़ता है तो एक शख्स पढ़ता है, बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। तो आपने सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे एक ख़ानदान को संवरते हुए देखा है। तो बहुत ही बड़ा लेसन भी है हमारे तमाम तर उन इदारों के लिए। गवर्नमेंट का क्या है, पौधे लगाना, शजरकारी करना। बार बार हम देखते हैं कि शजरकारी मुहिम पे खान साहब जो हैं बड़ा ध्यान देते हमें नजर आते हैं। इसलिए अब हम शजरकारी नहीं, हाँ, ये कीनू, अनार, खजूर, फालसा, इसके भी जो है वो दरख्त लगाए जा रहे हैं। देखें केला भी सुबह ये हरी भरी चीज़ें दिखा के ना दिल हमारा ललचा दिया। तो जल्दी से आपको लेके चलते हैं लाहौर और दानियाल उमर की रिपोर्ट दिखाते हैं। जनाब, पढ़ाई करने का फल बहुत मीठा होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बात को हकीकत कर दिखाया है। वो कैसे, आइए जानते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने वजीर आजम के सरसब्ज पाकिस्तान मिशन में हिस्सा डाला, मगर मुनफरिद अंदाज में। यूनिवर्सिटी के वसी बागात में 20,000 से जायद फलों के पौधे लगा दिए। 300 से जायद माली इनकी निगहदाश्त पर मामूर हैं। अब जामिया में कहीं केले दिखाई देंगे तो कहीं कीनू
और फ्रूटर की भरमार होगी। खजूर, नाशपाती, आड़ू और अनार समेत 30 इकसाम के फल लगाए गए हैं। ओलिव से लेके आड़ू जो हम समझा जाता था कि शिमाली इलाका जात का पौधा है, ओलिव की स्पेन से हमने पौधे मंगवाए हैं। मैंगो की ग्राफ्टेड प्लांट्स हमने लगाए हैं। जामिया पंजाब के मुताबिक अगले साल तक दरख्तों पर लगे ताज़ा फल तुलबा और स्टाफ के अरकान खा सकेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। चलें जी, दानियल की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और बड़ी अहम बात है कि इसको हम जितना प्रमोट करेंगे, जितना बाकी शहरों में ये प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, हमारे लिए आसानी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नियाज़ अहमद साहब। नियाज़ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये जो खबर हम शेयर कर रहे हैं पंजाब वालों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है और हम देख रहे हैं कि पंजाब जो है ज़्यादा ज़रई है और वहाँ पर इस तरह के मामला ज़्यादा देखने में आते हैं। तो कितने एकड़ पर ये बागात लगाए गए हैं, प्लीज़ अगर आप बता सकें। हमने तकरीबन 20,000 तो फ्रूट ट्रीज हमने लगाए हैं जी। और सबसे पहले तो आपका समा का शुक्रिया कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को आज इस प्रोग्राम में लिया। हमारे जो एफर्ट्स है या इस वक्त जो नेशनल मूव है टू हैव द ग्रीन पाकिस्तान, तो उस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना रोल प्ले किया है। फ्रूट ट्रीज लगाए, दूसरे सायादार दरख्त लगाए। ये हम हर साल 2 सीजन्स में, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर में ये हम अपनी एक्टिविटी को करते हैं। और हमने इस वक्त लास्ट 3 इयर्स में लाखों की तादाद में इस तरह पौधे लगाए हैं। सही सर, लाखों की तादाद में पौधे लगाना और हर साल इस प्रोजेक्ट को पहले से ज़्यादा बेहतर करना, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। क्या इस किस्म के प्रोजेक्ट जो हैं पहले कभी शुरू किए गए पंजाब में? हम अगर देखें खुसूसन पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा अगर दीगर यूनिवर्सिटी को अगर हम मद्देनज़र रखें। जी जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी हम आई है, मैं सुन नहीं सका आपकी आवाज़। ये जिस प्रोजेक्ट का हम जिक्र भी कर रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाए। दीगर यूनिवर्सिटी अगर इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम आगे आने वाले वक्तों में इस इक़दाम के पीछे चलते हुए बाकी लोगों को देख सकते हैं। आपकी राय क्या कहती है? मेरे ख्याल में आपने बहुत अच्छी बात की मैम। बेटा, इशू ये है कि जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूशन में इसकी कैपेसिटी है, देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत बड़ा एरिया अवेलेबल है कंपेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, शायद उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। इसलिए हमने अपने एरिया को देखते हुए, उसके मुताबिक जमीन को देखते हुए हमने ये पौधे लगाए हैं। बकिया यूनिवर्सिटी जैसे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन अवेलेबल है। और इसी तरीके से ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी है, वो एक यूनिवर्सिटी जिसमें इतना एरिया अवेलेबल है। मेरे ख्याल में उनको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये एक नेशनल मूव है और इससे यकीनी तौर पर हमारी जनरेशन्स को फायदा होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सोसाइटी को देना, और वो भी यूनिवर्सिटीज जो हायर एजुकेशन जहाँ पे ये ब्यूटीफुल ब्रेन्स का हब है, वहाँ से अगर ये चीज़ आती है तो यकीनी तौर पर ये एक रहनुमाई है फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि एक जनरेशन ही बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ये तमाम का तमाम तर जो है वो सदका जारिया के तौर पे हम देख रहे हैं इसको। इसमें सिर्फ ये पहलू नहीं है कि अब बागात लगा दिया और ग्रीनरी हो गई, बल्कि इसका एक बहुत बेहतरीन पहलू ये भी है कि हमारे पास इतनी जगह है, अगर हम इसको इस तरह बागात लगा रहे हैं, हमारे लिए रिसर्च के भी कितने ज़्यादा मौक़े फिर पैदा होंगे। जी, ये उन एकेडमिक प्रोग्राम्स में जैसे एग्रीकल्चर साइंसेज है, फूड साइंसेज हैं, वहाँ पे हमने उन डिपार्टमेंट्स को एक लैंड एलोकेट की है कि वो इन बागात में या अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे वो इन्हांस कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये भी ऑफ कोर्स इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस को इतने बड़े एरियाज देती है
कि वो इसमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कंपोनेंट है उसमें भी वो काम करें। और साथ ही ये हमने जो बकिया डिपार्टमेंट से जो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेट नहीं करते, सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है या एनवायरमेंटल साइंसेज या बकिया जो एनर्जी का प्रोग्राम है या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हम एक अच्छी एरिया जमीन जो है ना हम उनको एलोकेट करते हैं ताकि उनका डिपार्टमेंट भी बने और ये एक ग्रीनरी भी हो, फ्रूट ट्रीज भी हों, एक अच्छी एनवायरनमेंट उनको अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले अपने रिसर्च के ऊपर काम करते हैं, तो बकिया डिपार्टमेंट्स में देखें कुछ टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना अब्जॉर्ब करते हैं, जो हम रिलीज करते हैं, ये प्लांट्स जो है ना उनको अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एक ऐसा मैकेनिज्म, नेचुरल मैकेनिज्म है, जितना ये ट्रीज ज्यादा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो लिहाजा ये नेचुरल जो मैकेनिज्म है इसमें यकीनी तौर पर ये बहुत ही मुफीद है और यूनिवर्सिटीज को इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और जिस तरह से ये कदम उठाया पंजाब यूनिवर्सिटी ने, आप जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं कि रकबा बहुत बड़ा होता है यूनिवर्सिटीज़ के पास, इसलिए बआसानी ये कदम उठाया जा सकता है। बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जिस तरह से हम बात करते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज़ की, तो आई थिंक यही वो जगह होती है जहाँ से हम किसी भी स्टूडेंट को ये बता सकते हैं या ये सिखा सकते हैं कि किसी भी माहौल के लिए पौधे या फूल कितनी अहमियत के हामिल होते हैं। जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं ना फैसल कि जनाब वज़ीर आज़म की शजरकारी मुहिम हो गई या उनके ये प्रोजेक्ट्स हो गए, इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटीज़ भी इस नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें तो इस तरह के जो मंसूबे होते हैं ना, मुझे लगता है हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ख़ास तौर पे जो मेरी जो एक ज़ाती ख्वाहिश है ना, वो ये मैं पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहता हूँ कि हम ये जो फ्रूट ट्रीज़ हैं वो हमने जामिया में भी लगा लिए हैं, क्यों ना हम ये सड़कों पे भी अपने लगाएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। जो फलदार दरख्त हैं अगर वो इस तरह सड़कों पे लगे हुए हमें नज़र आएँ तो बहुत उसका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और ख़ास तौर पे अगर एक बार फिर मैं अगर जैसे कि सर भी कह रहे थे कि हमारा जो खित्ता है, जीबी खित्ता है, वो बड़ा ज़रखेज़ है, तो वहाँ पे भी आप जब जाते हैं ना तो आपको जगह जगह इस तरह के लगे हुए होते हैं फलदार दरख्त। लेकिन अक्सर वीडियोस देखें, लोग जाते हैं और जाके वो जनाब चेरी और वो आड़ू और बाज़ाब्ता वहाँ नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ फल तोड़ के खाएं, ये आपके लिए ही लगे हुए हैं। सीरियसली? यस। वाह, अब आप जा रहे हैं? जी हाँ, आई डोंट वांट टू स्पिल द बीन्स, लेकिन पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे पास हर मौसम अवेलेबल है और हर मौसम के हिसाब से हर फल अवेलेबल है। तो क्यों ना हम इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और क्यों ना अब हम एक ब्रेक लें। हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ। मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम जनाब, कराची के पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि कराची में हुआ ये कि कुछ इलाकों में बारिश हुई है और कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई है। और बारिश होने से हुआ ये है जनाब कि हब्स भी बढ़ गया है और गर्मी की शिद्दत थोड़ी थोड़ी सी अब ज़्यादा महसूस हो रही है। समंदरी हवाएँ भी बंद हुई हैं और शहरी जो हैं वो थोड़े अब परेशान नज़र आना शुरू हो गए कि भाई ये क्या, हमें तो कहा गया था कि 1st, 2nd, 3rd को जनाब बड़ी बारिश होनी कराची में, तो ये कुछ इलाकों को अब्र रहमत नसीब हुआ है। तो ये आज कराची का मौसम कैसा रहेगा और अब जो वीकेंड स्टार्ट हो रहा है जनाब, कल और परसों कराची का मौसम क्या कराची वालों को एक अच्छा खुशगवार वीकेंड दे सकता है या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वेदरमैन जवाद मेमन साहब ने। जवाद भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। कल तो थोड़ी सी ना ज्यादती हो गई कराची वालों के साथ, कहीं बारिश हुई कहीं नहीं हुई, और बारिश होने के बाद हब्स भी बढ़ गया और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई। जी बिल्कुल, मैं कुछ ऐसा ही है कि कल का कुछ एरियाज में जो है अगेन जिस तरह हमने बताया था कि लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज रहेंगी और कुछ आइसोलेटेड एरियाज में जो है वो शॉर्ट हैवी स्पेल भी हुए, जैसे सरजानी है, गुलशन महवार है, वहाँ पे तकरीबन 17-18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद साइड पे भी कल अच्छा स्पेल रहा, शॉर्ट स्पेल था लेकिन काफ़ी अच्छा स्पेल रहा, क्योंकि परसों जो बारिश हुई थी वो इन एरियाज को जो है स्किप हो गया था। तो ये इक्वली अब जो है इसमें यही देखने में आ रहा है कि पहले जो स्पेल स्टार्ट हुआ वो साउदर्न एरियाज, सेंट्रल एरियाज, और कल जो स्पेल था वो ज़्यादातर उसका असर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ रहा।
सही। अच्छा जवाद भाई, ये स्पेल जो है आज कहाँ का स्किप हो रहा है? वो नहीं पता है क्या बारिश होगी कहाँ नहीं? कहना ये चाहिए, ये नहीं, हमें नहीं कि कराची में बारिश हो गई, हमें कहना चाहिए गुलशन में बारिश हो गई, हमें कहना जौहर में बारिश नहीं हुई। तो आज भी ऐसे होगा, पॉकेट्स में बारिश होगी कराची के। जी फैसल भाई, आज भी एक्सपेक्टेड यही है कि लाइट टू मॉडरेट स्कैटर्ड एक्टिविटीज रहेंगी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ग्राउंड एक्टिविटीज थोड़ी सी चेंज हैं। पिछले 2 दिन से कराची में इस टाइम जो है वो शदीद धूप और हब्स था, लेकिन आज सुबह से ही जो है वो गहरे बादल हैं। इसकी बेसिक वजह ये कि बहरे अरब के ऊपर इस वक्त एक काफ़ी ताकतवर क्लाउड मास मौजूद है जो स्लोली जो है केटी बंदर रीजन की तरफ मूव कर रहा है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ घंटों में ये इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर ये शहर की तरफ मूव करता है तो अगेन कुछ एरियाज में हैवी स्पेल हो सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज और कल दोनों दिन जो है वो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ही रहेंगी। सही। अच्छा ये तो कराची की बात होगी, अब ये भी आप मुझे बता दें क्योंकि रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है, अंदरूनी सिंध की सूरत हाल क्या रहेगी? अंदरून सिंध में भी महक यही है कि लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ही हैं, क्योंकि जिस तरह हमने बताया था कि इस सिस्टम का जो कोर है वो ओवरऑल ज्यादातर बहरा अरब के ऊपर है। तो पाकिस्तान के जो ये जो साहिली पट्टी है हमारी, इसमें ठट्टा, बदीन, कराची के कुछ रीजन, केटी बंदर स्पेशली, इन रीजन में जो है वो हैवी रेनफॉल हो सकती है। थरपारकर, मिट्टी, ये जो रीजन हैं, नगर पारकर के रीजन हैं, यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इनफैक्ट कल इस्लाम कोर्ट में जो है लास्ट 24 आवर्स में तकरीबन 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में ज्यादा इस सिस्टम का असर जो है वो इन्हीं साहिली पट्टी की तरफ और साउथ ईस्ट सिंध की तरफ रहेगा, जबकि अंदरून सिंध अगर देखा जाए तो लाइट टू मॉडरेट और कुछ पॉकेट्स में आप कह सकते हैं कि कुछ इसी तरीके से शॉर्ट हैवी स्पेल हो जाए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ठीक है जवाद भाई, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। जनाब मौसम की सूरत हाल आप जनाब। फौजी अफगानिस्तान से चले गए हैं, लेकिन उनका सामान इस खत्ते में मौजूद है। वो पहले कहते थे ना कि जनाब अंग्रेज तो चले गए लेकिन सामान छोड़ गए, अभी भी ये कि अंग्रेज अफगानिस्तान से चले गए हैं, बोर्ड पे भी लिखा होता है कि माले गनीमत। लेकिन सामान छोड़ के चले। अच्छा वैसे एक बात बताऊं मैं, मुझे इस पे कोई मतलब शाहीन ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले देख लेते हैं कि किस तरह का है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी दुकानें ना पाकिस्तान भर में होती हैं जो ऑथेंटिक हुआ करती थी, चमन की साइड पे वो हुआ करती थी। जरा चेक करते हैं ऑथेंटिसिटी क्या क्या इनके पास सामान है, फिर इस पे मजीद बात करते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के असरात पाकिस्तान में नजर आना शुरू हो गए हैं, जिसका सबूत लाहौर में एक ऐसी दुकान है जिस पर ये अबारत तहरीर है कि यहाँ माले गनीमत दस्तयाब है। आइए दुकान में चलकर देखते हैं कि माले गनीमत में क्या कुछ आया है। अमरीकी फौजियों के दिफाई आलात हों, वर्दी हो या फिर भारी खाकी जूते, अफगानिस्तान में अमरीकियों का छोड़ा हुआ हर तरह का सामान इस दुकान में मौजूद है। ये माले गनीमत दुकान के मालिक सिकंदर खान तक कैसे पहुंचा, ये मामला कुछ ज्यादा खुफिया नहीं। कंटेनर जो है ना वो अमेरिका से अफगानिस्तान तक दोहा से फिर ये कार्टनों में पैक होके आ जाता है, और वो चीज़ें जो ज़रूरियात इंसानी है, इसमें कोई गैर ममनूआ चीज़ नहीं होता। जितना सामान है ये ज़रूरियात है इंसानों की, और पाकिस्तान में और कहीं से इनको नहीं मिलता। अल्लाह का वजह से इनको यहाँ से मिल जाते हैं सारा सामान, सारा कुछ पड़ा हुआ है। यूनिफॉर्म भी पड़े अमरीकियों का, के बूट भी पड़े हैं, उनकी टोपी भी पड़ा है, उनकी लाश उठाने वाला बैग भी पड़ा है जो उसके उनकी लाशें ले जाते थे, वो भी पड़े हमारे पास, क्योंकि वो जो कुछ लेके आया है सब कुछ इधर पड़े हैं। तो मनसलवा है ये, जब पूरे तो वो अमरीकी जो थे वो चले गए, अब उसका जो सामान रह गया इंशाल्लाह ताला वो हमारे पाकिस्तानी भाई और जितने हमारे अफगानिस्तान के भाई हैं ये अब इनको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सिर्फ अमरीकी फौजियों का सामान ही नहीं, दफाई आलात ही नहीं, बल्कि एक और मज़े की चीज़ भी मौजूद है, बीवी के शोर से बचने का आला। अमरीकी फौजी जिस आले को टैंकों के शोर से बचने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, सिकंदर ने पाकिस्तान में इसका तरीका इस्तेमाल ही बदल डाला। इसको ऐसा करते हैं बारीक को, ये बारीक कर दिया और ये कान के अंदर कर दो, इसके ऊपर ये सारा तस्वीर दिया हुआ है, इसमें ये कान में अंदर करो, ये फूल जाते हैं वापस खुल जाते हैं। मिसाल एक तो मैंने लगा दिया, ये दूसरा मैं कर रहा हूँ गोल, अब इसको मैं इधर रख रहा हूँ, ये अभी देखो खुल जाएगा, वापस ये खुल जाएगा, अपनी हालत पे आ जाएगा। कान में लगा के ना ये वाला जिस तरह वो लगा दिया तो बीवी का शोर बंद।
दुकान में अमरीकी फौजियों की बड़ी बड़ी बंदूकें और हैरत अंगेज तौर पर तेज होने वाले चाकू भी हैं। ये चाकू, इसके अंदर ये खासियत है, आप इसको इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल करने के बाद इसको आप फ्रीज़र में रख लें, फ्रीज़र से निकालें, ये खुद ब खुद तेज़ हो जाएगा। इसको तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह कसाई वगैरह करते हैं उस तरह ज़रूरत नहीं है, कार्बन टेक्नोलॉजी है। करंट देने के आलात और जासूसी इक्विपमेंट्स के कई खरीदार भी यहाँ आते हैं। हम फील कर रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में किस तरह थे, क्या उनका गेटअप था और किस तरह वो चीज़ों को यूज़ करते थे। तो काफ़ी चीज़ों का तो हमें यूज़ करने का भी नहीं पता, तो अभी हम उनसे पूछ रहे हैं ये क्या चीज़ है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो काफ़ी डिफरेंट फील हो रहा है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसे दूरबीन आप देख सकते हैं, उसके अलावा हेलमेट्स हैं काफ़ी इधर पड़े हुए, उसके अलावा गन्स हैं, एयर गन्स हैं और बाकी भी सामान काफ़ी है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। माले गनीमत जैसे भी पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन अब मार्केट के हिसाब से इन अशिया की एक कीमत मुकर्रर कर दी गई है। कीमत भी कुछ कम नहीं, मगर अशिया की उम्दा क्वालिटी की वजह से खरीदार रकम बखुशी खर्च कर देते हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। पसंद आई आपको ये दुकान? हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है, लेकिन ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं। जी ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, इस पे हम आगे चल के भी बात करेंगे। एहतियात करें चीजें खरीदने में, होशियार रहें। हाँ जी बिल्कुल होशियारी से काम करें और देख लें कि वाकई ये अमेरिका का फौजियों का ही सामान है, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें बीवियों का शोर पसंद नहीं आता होगा। उनकी बीवियां हैं ही नहीं यहाँ पे, तो वो कहाँ से शोर करेंगी। और क्या ये भी माले गनीमत में? वैसे एक माले गनीमत अगर होगा तो ये वाला होगा कि भाई बीवियों के शोर से कैसे बचा जा सकता है। ये सबसे टॉप का था। लाहौरी जो है ना ज्यादातर इस दुकान का रुख करेंगे कि जनाब ये और इस प्रोडक्ट का वो कहते हैं बंदूक इधर रखो, डैगर इधर रखो, जूते इधर रखो, ये दे दो, ये सबसे बड़ा असला है। अच्छा लाहौर से ही खबर एक और है जनाब। लाहौर में किसी ने अगर किसी खातून का पीछा किया तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। जी हाँ, मैं जिस शहर की बात करी हूँ वहाँ हमने देखा कि गुज़श्ता कई रोज से बहुत सारे हिरासानी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और इन वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए सेफ सिटी अथॉरिटी और लाहौर पुलिस ने अब कमर कस ली है। फुल एक्टिव हमें नजर आ रही है। सड़क पर खातून को हिरासा करने का जुर्म साबित होने पर सजा के साथ साथ क्या हो सकता है, भारी जुर्माना भी आपको अदा करना पड़ सकता है। इसलिए प्लीज़ सड़क पे जो भी खातून सड़क पे चल रही है उसे बिल्कुल अपनी माँ और बहन की तरह इज्जत दे, इससे पहले कि आपको भारी रकम अदा करनी पड़े। आयशा आता हमें रिपोर्ट दिखाएंगी, उसके बाद इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। मीनारे पाकिस्तान में खातून को हिरासा करने का वाकया, रिक्शे में खातून के साथ नाजेबा हरकत, मगर अब खवातीन को हरासानी से बचाने के लिए लाहौर पुलिस है इन एक्शन। ऐसी हिकमत अमली तैयार कर ली जिसमें खवातीन पैदल हो या गाड़ी पर, रिक्शे में सवार हो या मोटरसाइकिल पर, उबाश अगर कोई भी हरकत करेगा तो कानून हरकत में आएगा। उबाशों को यकीनन गिरफ्त में लिया जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और साथ ही साथ जुर्माना भी आयद किया जाएगा। ये तो थी खबर, अब मजीद जानते हैं खातून पुलिस एहलकार से। ऐसी सिचुएशन में कोई भी फीमेल होगी तो वो पैनिक होती है, तो वो इस सिचुएशन में होती है कि वो उन्हें नहीं समझ आ रही, तो कोई मशहूर जगह कुछ आसपास थोड़ा बहुत गाइड कर दे, तो फ़ौरन हम लोगों की कोशिश होती है कि केस बनाया जाए। आगे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि हैरेसमेंट का केस है, यहाँ पे पुलिस भिजवाई जाए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और पंजाब पुलिस भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है और वुमेन सेफ्टी ऐप भी इसीलिए बनाई है ताकि वुमेन की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाए और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी इसमें। डीआईजी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद कामरान खान का कहना है कि वो कैमरों की मदद से ओबाश नौजवानों की निशानदही करेंगे। ऑटो पे उनके पास वो डिस्प्ले आ रहा है और कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिसमें कोई ऐसा लगेगा हमें कि उस कैमरे में देखने से कि खवातीन को हरासा किया जा रहा है, चाहे वो किसी रिक्शे पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, कार में हैं, पैदल हैं, शॉपिंग मॉल में हैं, रोड्स पे हैं, जिस तरह भी खवातीन की मोबिलिटी हो रही है उस दौरान में अकेले हैं, फैमिली के साथ हैं, तो उसको हम देखेंगे। अब रूटीन में अगर वो चीज़ ओवरलुक हो रही थी और सिर्फ क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखा जा रहा था, तो ये एंगल भी अब उसमें हमने इन बच्चों को ब्रीफ किया है कि इस एंगल से भी जब आप कैमरों को मॉनिटर कर रहे हो तो इसको भी मलूज़ खातिर रखें।
लाहौर पुलिस की जानिब से हरासमेंट के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए नई बनाए जाने वाली हिकमत अमली पर कानूनदान क्या राय रखते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। लाहौर पुलिस अगर अमली तौर पे इस काम को सरअंजाम देने के लिए तैयार है तो मैं समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। लेकिन जहाँ तक कानून की बात है तो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन जो 509 है वो ख़वातीन के साथ हरासमेंट को डील करता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक उसके अंदर सज़ाओं में इजाफा नहीं होगा, वो एक बेलेबल ऑफेंस है जिसमें जो मैक्सिमम उसकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट अगर होती है तो वो 3 ईयर्स है। और अगर फ़ाइन की बात करें तो वो जो मैक्सिमम उसमें फ़ाइन है वो शायद 5 लाख रुपया है। तो हमारी जो मुआशरती रवायात हैं या जो हमारी जो मुआशरती अक़दार हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको देखा जाए तो ये जो सज़ा है ये बहुत कम है। सज़ा का जो मयार होना चाहिए वो होना चाहिए जिससे लोग इबरत पकड़ें, ना कि वो हो कि वो बेलेबल ऑफेंस है, वो लोग जुर्म करते हैं और उसके बाद वो बड़े आसानी से अदालत में जाते हैं और अदालत जो है वो एज़ पर लॉ उनको जो है वो बेल ग्रांट कर देती है, क्योंकि उस कानून के मुताबिक जो है ये बेलेबल ऑफेंस है। कितना यकीन है कि वो इस कानून के तहत अब हरासानी जैसे वाकयात से बच सकती हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। मेरा ख्याल है एज अ फीमेल एंड एज अ वर्किंग वुमेन मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है जब मैं ये ऐसी चीज़ें सुनती हूँ या देखती हूँ कि हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट और इस तरह के इदारे जो हैं पंजाब स्टेट सिक्योरिटी अथॉरिटी की तरह जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए कंसर्न्ड हैं, तो आई थिंक ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन चीज़ों को ज़्यादा फैलाया जाए। मोस्टली विमेन लड़कियां हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, किस तरह की वर्किंग हो रही है। तो आई थिंक इसकी एक प्रॉपर अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेफ सिटी अथॉरिटी और पंजाब पुलिस जो है वो दोनों मिलके इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि जैसे मैं भी काम करती हूँ, मेरे साथ और बहुत सारी ख़वातीन काम करती हैं, और जब हम घरों से निकलते हैं तो हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं वो फेस करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं जो कि रिपोर्ट नहीं करती, उनकी भी एक इनडायरेक्टली हेल्प जो है वो हो सकेगी, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। हरासानी के वाकयात को रोकने के लिए लाहौर पुलिस का ये इकदाम खुशाइंद है। शफाफ तरीके से इस हिकमत अमली पर अमल दरामद अब वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ और खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। चलें जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस इकदाम से ख़वातीन का वो एतमाद बहाल हो जाएगा जो कि हमने गुज़श्ता कई रोज़ में देखा कि ख़वातीन अब एतमाद नहीं करी, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, चाहे वो खातून पुलिस ऑफिसर हो, उनका एतमाद डगमगा चुका है। हमारे साथ साइकोथेरापिस्ट ताहिरा मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। ताहिरा साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतज़ामिया ने तो इकदाम उठा लिया, जितने स्टेप्स इंतज़ामिया ले सकती थी वो ले भी रही है, लेकिन एक औरत का एतमाद एक दफ़ा अगर ख़त्म हो जाए, वो चाहे पुलिस ऑफिसर है या फिर वो घर का कोई भी मर्द है, तो वो एतमाद बहाल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो ख़वातीन की ये सोच बन चुकी है कि वो सड़क पे चलता हुआ ख़ुद को महफूज नहीं समझ सकती, वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती, इन इक़दामात से आपकी नज़र में क्या वो एतमाद बहाल हो जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जहाँ तक एतमाद बहाल होने की बात है, ये अक्सर वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर इंसान का जो एक हिस्ट्री है, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट बिल्कुल अगर ऐसे इकदाम होते रहें और हम जैसे कि खातून ने भी कहा कि देखते रहें, हर औरत तक ये पैगाम पहुँचे, तो बहाल ज़रूर होगा। लेकिन जितना अरसा ये तकलीफ़ें उठाई हैं सोसाइटी में औरतों ने, तो उसका काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम है। मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी ये एतमाद बहाल होगा। It will take some time. अच्छा, आप क्योंकि एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, आपकी क्या राय है, क्यों हिरासानी के जो केसेस हैं वो इस कदर बढ़ते जा रहे हैं और क्या इनका सद्देबाब फिर हो सकता है? अच्छा, जो एक हरासर होता है पूरी दुनिया में, अनफॉर्चुनेटली जो मेल्स हैं, ये रिसर्च हुई है, देखा गया है कि वो ज़्यादा हरासानी के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हरासर्स होते हैं। तो जो एक हरासर के दिमाग, जो भी रिसर्चेस हुई, उन्होंने सबसे पहले ये जाना कि एक हरासर जो है वो अपने आप को पावरफुल समझने के लिए, पावरफुल फील करने के लिए हरासमेंट करता है। तो जब हम अपनी डोमिनेशन समझते हैं दूसरे जेंडर के ऊपर, खातून के ऊपर या किसी राह चलती बच्ची के ऊपर, औरत के ऊपर, तो ये मौके बढ़ जाते हैं, ये चांस बढ़ जाते हैं कि हम उनको हरास करेंगे। क्योंकि अब दूसरी तरफ आते हैं, क्योंकि कानून इतने सख्त नहीं है, जैसे वकील साहब ने भी रिपोर्ट में कहा कि बेलेबल ऑफेंस है ये। तो हरासर के दिमाग में ये चलता है कि मैं बच जाऊंगा।
अक्सर हरासर सिर्फ इसलिए हरासमेंट करते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों को करते देखा होता है और ये जहन में उनको पक्का यकीन होता है कि मैं बच जाऊंगा ये करके। तो एक तो इसलिए हरासमेंट होती है, दूसरा कि वो डोमिनेंस अपने आप को ताकतवर फील करने के लिए, महसूस करने के लिए अक्सर हरासमेंट करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, घर में भी और घर से बाहर भी। तीसरी जो एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो हर तकरीबन हरासर्स में पूरी दुनिया में देखी जाती है, वो है कि उनको लैक ऑफ एम्पैथी, जैसे हम कहते हैं कि उनको दूसरे का एहसास नहीं होता। दिमागी तौर पे बचपन से उनकी परवरिश में शायद कुछ ऐसा होता है या पर्सनालिटी उनकी ऐसी होती है कि उनको दूसरे की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, तो उसके नतीजे में भी वो हरासमेंट करते हैं। ठीक, ये तो आपने ज़रा एग्ज़ाम वो बता देना कि किस तरह से क्या वजूहात होती है। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो हरासमेंट की और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है। सिर्फ ये नहीं कि एक लड़का एक लड़की को हरास कर रहा है या देख रहा है सड़क पर खड़ा होकर और यही हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको जगाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मेरा मानना ये है कि हम स्कूलों से स्टार्ट करें इसको, और बहुत अर्ली एज से बच्चे को, क्योंकि एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता इसमें ये है कि हर किस्म की हरासमेंट, ये आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि बहुत इकसाम है ना, घरों में भी हम बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बीवियों के साथ हरासमेंट हो सकती है, बाहर भी हर तरह। तो जो लड़का जब बड़ा हो रहा होता है या हम सब जब बड़े हो रहे होते हैं एक घर में, तो जो माओं का पहला फ़र्ज़ ये है कि वो एक बराबरी की फ़ज़ा कायम रखें, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब मर्द या कोई भी जेंडर अपने आप को पावरफुल फील करता है कि मैं दूसरे से पावरफुल हूँ, तो वो ऐसी हरकतें ज़्यादा करता है। तो एक तो माओं का फ़र्ज़ है, दूसरा जैसे मैंने कहा कि स्कूलों से ये तालीम बहुत जल्दी स्टार्ट हो, और अब टाइम आ गया है कि हम इसमें शर्माना या थोड़ा ऑकवर्ड फील करना बंद करें और ओपनली बच्चे को तालीम दें, जैसे कि हम उनको एथिक्स पढ़ाते हैं। जी आप कुछ बोल रहे थे? जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें, बिल्कुल कंटिन्यू करें। तो जैसे एथिक्स और इस्लामियात पढ़ाई जाती है, हम और चीज़ें पढ़ाते हैं, तो अब मेरा ख्याल है उसमें एक अब जो हालात आ गए हैं कि एक लाजमी तौर पे एक चैप्टर होना चाहिए कि हरासमेंट किस किस्म की होती है। जैसे आपने बोला कौन कौन सी चीज़ों को हम हरासमेंट गिनते हैं। अक्सर हमारे मर्दों को, हमारे जो टीनेजर्स बच्चे हैं जो हमारे पास अक्सर आते हैं क्लाइंट से, हम देखते हैं उनको घरों में ये तालीम ही नहीं है। मतलब जैसे ये मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट भी हुआ, बड़ा अफसोसनाक था। गलियों में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो लड़कों को, जवान बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ किस औरत पे किस तरह असर कर सकती है और उसको कितने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितने डैमेजिंग हो सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये बताना शुरू करें, लड़कों को भी स्पेशली और लड़कियों को भी, कि आपकी इस हरकत से क्या क्या हो सकता है, और माओं से स्टार्ट हो और स्कूल तक जाए ये चीज़, तो मेरा ख्याल है इससे काफ़ी हद तक यानी कि बेहतरी आएगी। ग्रास रूट लेवल पे अगर हम इसको सिखाएं तो ये आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए फिर ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थी। और जैसे कि महक ने भी कहा कि हरासमेंट सिर्फ ये नहीं कि लड़का लड़की को देख ले और उसे सड़क पे छेड़ ले, हर तरीके की हरासमेंट होती है, प्रोफेशनल भी, इन आर ऑफिस प्रेमिसेस, ऐसी जगहों पे भी। अच्छा फैसल, एक चीज़ है, हम हमेशा बात करते हैं कि एक मर्द ने एक औरत को हरास किया, लेकिन कहीं पे हमने इवन अपने सोशल मीडिया से भी देखते हैं कि मर्द भी ऐसी पोस्टर लगाते हैं कि खवातीन भी उन्हें हरास कर रही होती हैं। क्योंकि सिर्फ नजरों से हरासमेंट नहीं होती, आपके अल्फाज करना भी बड़ी जरूरी है। आपके अल्फाज भी हरास करते हैं। आप अगर आप किसी को बॉडी शेम कर रहे हैं, अगर आप किसी को कलर शेम कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स इन हैरेसमेंट।